लोग फँसते वो हैं जिनको मतलब ही नहीं होता साइकोलॉजी से, सामने वाला आता है और उनको शूट कर जाता है। ये तो हम देख लेते हैं कई बार कि लड़के लड़कियों को मार देते हैं, पिटाई लगा देते हैं या बहुत परेशान कर देते हैं, पीड़ित करते हैं, गाली-गलौच करते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि बंद कमरों में लड़कियाँ भी पिटाई तक कर देती हैं लड़कों की, लेकिन लड़का 2 कारणों से बाहर नहीं आता। एक तो उसको मालूम है होगा कुछ नहीं, नाम मेरा ही लगेगा। दूसरा, लोग क्या सोचेंगे कि आदमियों की पिट गया। दम उन लोगों में होता है जो हिम्मत करते हैं, हार जाएँ भले, अब वो खड़े ही नहीं हो रहे, पड़े हुए हैं। हिम्मत तो करो, दरवाजे तो खटखटाओ, दरवाजे खुलते ही नहीं है, हम तो पड़े हुए हैं। अरे तूने खटखटाया क्या? तोड़ने भी पड़ते हैं कई बार दरवाजे। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज का जो विषय है वो है किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसे पहचानें। बड़ा सिंपल सा विषय है लेकिन बहुत गहरा है और इसके जवाब सत्य पर आधारित देने वाले आपके चहेते अनमोल से पूछेंगे। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, हमारे रिश्तेदार हैं, अनजान लोग हैं, राह चलते आदमी हैं, नौकरी पेशा में हम किससे मिलते हैं। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति हमारे सामने आता है या आती है, उसकी मानसिक स्थिति हम जानना चाहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते। इसमें आप बताएँ कि किसी आदमी की मानसिक स्थिति कैसे जानी जा सकती है? भई हम समाज में रह रहे हैं तो ज़रूरत तो है, मानसिक स्थिति को पहचानने की। हमने किसी से दोस्ती की, हम पहचान ही नहीं पाए कि ये कैसा निकलेगा। इवन हमारे रिश्ते बने, लड़का-लड़की को दिखाते हैं। एक बार मिल लो, एक बार मिल लो, एक-दूसरे को पहचान लो। ऐसे कोई पहचाना जाता है क्या? टीचर क्लास में आया, डेमो दे रहा है, डेमो दे रहा है। बच्चों बताओ कौन-सा टीचर अच्छा है? कैसे पहचान सकते हैं किसी को 1 दिन में, 2 दिन में? और उसमें भी प्रश्न फिक्स रहते हैं। बिल्कुल, पूरी ज़िंदगी माँ-बाप बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पहचान पाए। हमने इसको पैदा किया, फिर भी हम नहीं पहचान पाए। हमें समझ ही नहीं आया। यही इस पूरे खेल की खूबसूरती है कि इंसान हो या बाह्य आवरण हो, प्रकृति का कोई भी अंग हो, कोई-सी भी चीज़ हो, सब में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के होने से हर चीज़ अपने आप में अलग ढंग की होती है, एक-दूसरे से रिलेटेड होते हुए भी एक-दूसरे से अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि जो होश में है ना, वो पहचान पाएगा कि क्या हो रहा है। फिर वो किसी इंसान की मनोदशा ही नहीं, बल्कि इस संसार में चल क्या रहा है, सिस्टम कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, कब कैसे क्यों होगा, ये तक भी पहचानने लगता है। इसी को ही हम कह देते हैं कि साहब कोई चमत्कारिक शक्ति इसके अंदर आ गई है, इसको मालूम चल गया है। किसी न किसी ताकत से उसको रिलेट कर लेते हैं या जादू-टोना से रिलेट कर देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि उसके खुद का रियलाइज़ेशन होता है। देख के लोग पहचान लेते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, कुछ ऐसे हाव-भाव देख के पहचान लेते हैं चेहरे के, कैसा इंसान होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहली चीज़ तो कंप्लीटली हम किसी को पहचान जाए, ऐसा होना इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपकी मैट्रिक्स पूरी तरह से सटीक लग गई क्या? है ना? सटीक लगे तब बात है ना, सारे पैंतरे सही जगह लग गए क्या? इतनी माथापच्ची कौन करे? जो प्रेम भाव का व्यक्ति है, जैसे आप मुझसे कहें कि आप किसी को पहचानने की कोशिश करते हैं? मैं कहूँगा कि मैं नहीं करता, मैं पूरा डूब ही जाता हूँ ना उसमें। ये मेरा निर्णय है, थोड़ा बहुत ज़रूर देख लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है तो मैं तो डूब जाता हूँ, मेरा 100% देता हूँ। फिर वो धोखाधड़ी करेगा, नहीं करेगा ये उसकी हेडेक है। लोग धोखों से डर जाते हैं, जब लोग धोखे से डरते हैं, तो फिर ये चीज़ निकल के आती है कि हम इंसान को आखिर पहचाने कैसे? लव रिलेशंस में भी ऐसा होता है। अब लव में भी कोई धोखे होते हैं क्या? कि प्यार भी कर रहा है और उसको धोखा मिल गया। अरे जिसमें धोखा मिल गया वो प्यार था क्या? वो प्यार था ही नहीं, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से ही किसी न किसी कारण से हुआ, किसी न किसी लोभ लालच से हुआ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहली चीज़ तो पूरी तरह से डूब जाएँ और जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं तो बिल्कुल अपने पूरे पत्ते साफ रख दें और अपने पूरे पंख बिखेर के किसी को स्वीकार करें। लेकिन अब बात आती है कि दुनिया एक जैसी नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा भी सांसारिक दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले को तो पहचानना ही पड़ेगा। उस स्थिति में मैं आपको कहूँगा कि कुछ चीज़ें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल में आपको दोस्ती किस आधार पे करनी है। मान लीजिए आपको दोस्ती करनी है एक बिज़नेसमैन से कि ये मेरा बिज़नेस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो फिर उसके विचार हमेशा पैसे की तरफ देखने वाले होने चाहिए, उसके विचार मेहनत के होने चाहिए, उसके विचार हर वक़्त ये सोचने वाले होने चाहिए कि हम किस तरह से अपने बिज़नेस को सेट करें, आगे कैसे बढ़ें। वो बात दूसरी है कि उसमें लालच अगर है, तो वो आपको नुकसान पहुँचा देगा, वो बात अलग है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि बिज़नेसमैन की तरह अगर उसको देखना है, तो फिर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन एक सच्चे दोस्त की जैसे आपको देखना है, तो फिर वो पैसों को पकड़ता कैसे है, पैसों को लेता कैसे है, भोजन की तरफ देखता कैसे है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, भोजन और पैसा, जिनको देख कर के मैं बहुत हद तक पता लगा सकता हूँ कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है।
भोजन लेना हमारी नीड है, लेकिन भोजन के लिए पागल हो जाना, ये इंसान की मानसिकता को दिखाता है, इंसान के चरित्र को दिखाता है। लोग जनरली पूरे टाइम खाने की तरफ ही देखते रहते हैं। हाँ, खाना आ गया, रसोई की तरफ देखेंगे, पूरे दिन भर खाने की बात करेंगे। दिन भर यही सोचेंगे कि आज क्या बनेगा या कौन क्या बनाएगा या मैं कैसे क्या बनाऊँगा। कभी-कभी ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर रोज़ ऐसा कोई कर रहा है, तो इसका मतलब उसके चरित्र में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा ही लोगों से खाना कैसे बना, इसमें क्या डलेगा, कैसे बनेगा, वो हमेशा जीभ का चटोरा रहेगा या रहेगी। ठीक इसी प्रकार नोट पकड़ने की जो स्थिति है, मैंने किसी को नोट दिया, उसने पकड़ा कैसे? उसकी सोच कैसी है? उसकी तीखी निगाहें नोट को देख के बावली हो रही है, तो इसका मतलब ये नोट चाहता था। उसने झपट्टा कैसे मारा? एक सहज भाव से उसने ले लिया नॉर्मल, उसको पता नहीं चला, बात करते-करते ले लिया। वो भूल गया। पैसे रखने की प्रक्रिया, ये जितना सँभाल-सँभाल के लोग पैसों को रखते हैं ना, ये इतने बड़े कलाकार होते हैं। पैसा रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है, किस जेब में रखा है, मुझे मालूम नहीं चलता कि मेरे पैसे कहाँ रखे हुए हैं। पर्स का मुझे आइडिया ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब कौन से सन में पर्स रखा होगा। नोट पड़े, गल गए, सड़ गए, खत्म हो गए पूरी तरह से, धुल गए। बाद में पता चल रहा है ये नोट है। कहीं रखे हैं पैसे, यही नहीं पता चला, 2-3 साल बाद पता चलेगा कि साहब यहाँ पे भी पैसे रखे हैं। तो पैसों के प्रति जो हमारी भावना है पूरी तरह से वही देखने के लिए हमको प्रेरित कर रही है, तो फिर ये चीज़ गलत है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं खाने को और पैसों को देख कर के कि इंसान की मानसिकता कहाँ है। और अगर इसके रूट में जाएँ, तो इंसान रिश्तों में वो गड़बड़ होता है जिसकी हमेशा महत्वाकांक्षा ऊँची होती है। हमेशा ये सोचता है कि साम, दाम, दंड, भेद, मैं ऊपर ही ऊपर जाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसे लोग हमेशा रिश्तों में गड़बड़ होते हैं, ऐसे लोग स्वभाव में गड़बड़ होते हैं, चरित्र में गड़बड़ होते हैं। थोड़े दिन आपको वो अच्छा महसूस करा सकते हैं, आपसे हँसी-मज़ाक की बातें कर सकते हैं या फिर जैसा आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर वो घुल-मिल करके आपको अच्छा महसूस करा सकते हैं। जनरली दोस्त ऐसा करते भी हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उसकी पोल खुल जाएगी क्योंकि वो महत्वाकांक्षी है, वो पाना चाहता है और फिर अगर आप उसके रडार में आ गए तो वो आपके रिश्ते को भी कुचल देगा। ठीक है, आई एग्री। लेकिन ये कैटेगरी तो वो रही जिनकी हरकतें हम पहचान जाते हैं। लेकिन ऐसे-ऐसे कलाकार होते हैं कि जो प्लानिंग मेकर होते हैं और वो ये जानते हैं कि अगर मैं ये हरकत करूँगा, तो ये मुझे पहचान लेगा। वो जस्ट उससे रिवर्स चलकर और आगे की प्लानिंग में चलता है और गिरगिट की तरह से वक़्त आने पर रंग बदलता है और वही लोग धोखा भी देते हैं। ऐसे जो लोग हैं, उनको कैसे आप इन हरकतों से तो उल्टे नज़र आएँगे? मैं आपको 2 चित्र दिखाता हूँ, एक लड़के का, एक लड़की का, ठीक है? एक बार ये मान लेते हैं कि मैं खुद छोटी उम्र का लड़का हूँ, मान लीजिए 20-21 साल का हूँ और मेरे पास एक लड़का आया कि आप मेरे दोस्त हो, चूँकि मेरी हालत ख़राब है, मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरी मदद करो, मैं आपके लिए ताकत लगाऊँगा, अच्छा काम करूँगा और मैं पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दूँगा, बस मैं आपके साथ ही काम करूँगा। ऐसी कंडीशन में आपको उस लड़के को देखना पड़ेगा बार-बार कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। वो हर बात में कहीं आपके मक्खन तो नहीं लगा रहा, कहीं बार-बार वो आपको ये तो नहीं दर्शा रहा कि आप बेस्ट हो, आप ये हो, आप वो हो। ऐसा व्यक्ति भी गड़बड़ पैदा कर देगा। ठीक इससे उल्टा कहीं वो पीछे जाके आपकी बुराइयाँ तो नहीं करता। जो दोनों होता है। हाँ, दोनों स्थितियाँ बुरी हैं। नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल होता है। अगर 10 लोग नाटक कर रहे हैं और उसको पता चल गया कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसके लिए गलत कहा जा रहा है, तो वो बोलेगा भी। और अगर कोई ऐसी बात आएगी जहाँ रियल में एप्रिशिएट करना है, वो एप्रिशिएट करेगा, तारीफ़ करेगा, लेकिन बार-बार नाटकबाज़ी नहीं करेगा, मक्खन नहीं लगाएगा कि उसको फ़ायदा मिल जाए। हमने तो ऐसे-ऐसे किरदार देखे हैं। मैं शुरू से ही काम कर रहा हूँ, कभी स्कूल लाइन पे, कभी फ़िल्म लाइन पे, कभी क्रिकेट में। तो फ़िल्म लाइन में जब हूँ या था, तो फ़िल्म लाइन का एक किस्सा याद आता है। एक लड़का मेरे दिल के बहुत नज़दीक, जो मेरे साथ ही रहता था, जिसने बहुत मेहनत की फ़िल्में चलाने में, वो आता मेरे पास और मेरे गाने गाने लग जाता, जाने मन तू कैसी है, लाओ भैया ₹500 लाओ भैया ₹1000 तो ये कैसा किरदार है? आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो आपसे पैसे माँग रहा है, इसलिए कि उसने शुरुआत कहाँ से की है। उसका ब्रेन कहाँ काम कर रहा है कि वो ये जानता है कि इनको जब मैं इनका गाना सुनाऊँगा तो इस आदमी को लग रहा है कि वाह! मेरा गाना इतना अच्छा है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं उसको शुरू से जानता था, ये आपका विवेक है और ऐसा नहीं है कि बचपन से हम पहचानते हैं किसी को। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ, तो मैं तो प्रेम भाव से जुड़ता हूँ, मैं फिर ये देखता ही नहीं हूँ कि कौन क्या है। भई मेरी साइड तो पूरी क्लियर होनी चाहिए ना, मैं तो डूब जाता हूँ, नहीं, आपका नुकसान होता जीवन है। अलग तरीके का है और आप वाली बात नॉर्मल लोगों पर लागू नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक जो मैंने लड़के का एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल लड़की के साइड में भी मैं दूँगा।
कि लड़की आपके साथ पूरी तरह से रिलेशन में आई। फिर मैं वही कहूँगा कि मैं 20-21 साल का लड़का हूँ, मान लीजिए। लड़की भी लगभग वही ऐज की, मान लीजिए 20 साल की होगी। तो फिर वो सामने से आगे आएगी और अगर वो लड़की बार-बार ये महसूस करा रही है कि उसकी वक़्त करो, उसको पूछो, आपको महसूस हो जाएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। अगर आपने उसके साथ रिलेशन बना लिए या उसने आगे से आपको न्योता दिया और फिर बनाने के बाद कभी उसकी टाँग में दर्द हो रहा है, कभी उसके सर में दर्द हो रहा है। ये दर्द हो नहीं रहा है, ये दर्द आपके दिमाग में किया जा रहा है। किया जा रहा है। कभी ये नहीं हुआ मेरे, कभी वो नहीं हुआ, मेरी ये परेशानी है। कुछ भी कंडीशन पैदा हो जाए चाहे, लेकिन वो आपके साथ ऐसा करेगी, वो आपको हमेशा प्रॉब्लम में रखेगी। क्रिया चरित्र। ऐसा मान लीजिए तो वो ऐसा ऐसा आपको दिखाती रहेगी हमेशा हाँ, कि तेरा फ़ोकस सिर्फ़ मेरे पे ही रहना चाहिए। अब वो आई थी आपके साथ जुड़ने, आपसे प्यार किया, आपके लिए दीवानी हुई, आप में लीन होने आई थी, तो प्रेम भाव आपने तो दे दिया। फिर जब आपने प्रेम भाव दे दिया तो पूरी तरह से आप उसके हो गए। लेकिन वहाँ गेम चालू हो गया। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, मैं एक और लड़की की बात कर रहा हूँ यहाँ, फीमेल से बात कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टर कैसा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस फीमेल को हमसे दूर करना चाहती है? तो अगर ऐसा प्रभाव दे रही है वो, तो समझ लीजिए फिर दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है, इस लड़की के ज़हन में कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि लड़कियों को तो समझाना चाहिए कि तुम सिर्फ़ शरीर नहीं हो, काम भी बहुत बड़ी चीज़ है। लड़कियाँ सोचती हैं बस किसी के लूम जाओ और लूमने की जो शर्त है, या तो शादी है या शारीरिक संबंध है। शादी कर ली तो लूम गई, अब तू ही खिला और शारीरिक संबंध बना लिए, तो फिर बनाए कैसे? अब भुगत मेरे को, मैं तो चिल्लाऊँगी, मैं तो नाटक करूँगी। ये तो हम देख लेते हैं कई बार कि लड़के लड़कियों को मार देते हैं, पिटाई लगा देते हैं या बहुत परेशान कर देते हैं, पीड़ित करते हैं, गाली-गलौच करते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि बंद कमरों में लड़कियाँ भी पिटाई तक कर देती हैं लड़कों की, लेकिन लड़का 2 कारणों से बाहर नहीं आता। एक तो उसको मालूम है होगा कुछ नहीं, नाम मेरा ही लगेगा। दूसरा, लोग क्या सोचेंगे कि आदमी हो के पिट गया। तो ऐसी कंडीशन वहाँ पे भी डेवलप होती है। तो यहाँ पर लड़की की साइकोलॉजी ऐसे समझी जाती है, लड़के की ऐसे समझी जाती है। तो हर तरह के रिश्ते हैं, सब में अलग-अलग तरीके से समझी जाती है। फिर भी आप कंप्लीटली किसी को समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता। कंप्लीटली नहीं समझते, ये परफेक्ट है, कोई बहुत समझ बहुत हद तक समझेंगे, बहुत हाँ, हद तक। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा खाना खाने से मैं समझ जाता हूँ, 2 चीज़ें मेरी भी है और ये धीरे-धीरे वक़्त के साथ अचानक आपके समझ में आता है। जैसे पुराने वक़्त में एक काला फ़ोन आता था, टेलीफ़ोन या मोबाइल वग़ैरह नहीं थे। हुँ, हुँ। मेरी एक बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजी थी, उस फ़ोन की आवाज़ से मैं सामने वाले की आवाज़ से उसकी अंतड़ियों में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसको क्या बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। वो मुझे पता हो जाता था। बिल्कुल, बोलने से तो सब कुछ इस पता चल मोबाइल से जाता है। नहीं होता, उसकी ब्रीथिंग का जो रिदम है, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे हर एक का अपना अनुभव है। दूसरा, किसी से हाथ मिलाते हैं, बरसों से आप साथ हैं, व्यापारी है, बहुत सक्सेसफुल है, आपका अपना है, लेकिन आपको एक हरकत से उसकी पूरी पर्सनैलिटी एक्स-रे कर लेंगे आप। वो ये है, जब आप हाथ मिलाएँगे, तो आप देखिए स्वार्थी आदमी कभी भी हाथ को हरकत नहीं देगा। ये हाथ आपने बढ़ाया, वो हाथ मिलाएगा, ये ऐसा ही रखेगा, उसमें हरकत नहीं आएगी। डिसलाइकिंग है, लेकिन ये डेंजर तब होता है जब आप जिसके साथ 20 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं और वो आपके साथ 2 घंटे तक साथ है, जब जा रहा है, अच्छा फिर मिलते हैं। उस वक़्त अगर स्ट्रेट हाथ है, जाने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने के बाद में भी वो अगर ऐसा करके नहीं जाता, मुड़ के नहीं देखता, स्ट्रेट रहता है, आप मान लीजिए सँभल जाइए, आपकी ज़िंदगी कहीं भी बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल, आपने जो मोबाइल वाली बात कही है कि उसकी आवाज़ से मैं पहचान मैं जाता हूँ। पहचान जा अभी नहीं हाँ, पहचानता, या मोबाइल से नहीं। या सामने से पहचान जाता हूँ, बात बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो चुप-चुप रहना चाहते हैं, वो लोग सबसे डेंजर होते हैं। कौन? जो चुप रहना चाहते हैं, जो बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा खाते रहते हैं, इन लोगों को तो तुरंत पकड़ में आप हम आ जैसे जाएँगे। समझ में आ जाएँगे ये फिर लोग क्या? तो तुरंत पकड़ हाँ, में आ जाएँगे, लेकिन वो लोग कैसे पकड़ में आए हैं, जिनको हम जनरली कह देते हैं कि ये तो अंदर से दुष्ट है, गुंडा है। हाँ। ऐसे लोग पकड़ में नहीं नहीं, आते। हम जैसे मूर्ख तो अपने आप को बता भी देते हैं, मैं तो ऐसा वैसा वैसा हूँ, हाँ, सामने वाला प्लानिंग करके आपको धो जाता हो है। जाता है। तो इस तरह के भी लोग हैं, वो लोग ऐसे हैं जिनको अंदरूनी रूप से खबर है कि कोई मर जाए तो मैं बच जाता हूँ। यानी वो उस हद तक जा सकते हैं कि उनका दुश्मन अगर उनका जीवन नष्ट कर रहा है ना, तो उसको अंदर ही अंदर वो साफ कर सकते हैं, मार सकते हैं, कि इसके मरने के बाद तो क्या बचेगा? अपराधी ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, जो अंदर ही अंदर प्लानिंग करते हैं। या फिर वो एक अलग बात है कि गुस्सा आ गया, गलती से अपराध हो गया। लेकिन वो हाँ, एक्सक्यूज़ है, वो एक लेकिन अलग बात है। प्लानिंग मेकर ऐसे ही लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए। फिर दूसरी बात, आपकी किसी में रुचि है और आप समझ गए इसको भी मेरे में रुचि है। आप जब भी कुछ बात करते हैं वो आपको देखता ही नहीं है, आपकी सुनता ही नहीं है, नज़रअंदाज करता है। बहुत विद्वान लोगों ने भी कहा कि आपकी बात को कोई नज़रअंदाज कर रहा है, तुरंत साइड में हो जाइए। ऐसा मित्र क्या काम का, जो आपको हर पल नज़रअंदाज कर रहा है। ठीक है, कभी-कभी हो सकता है, लेकिन हमेशा ही वो आपको हटा रहा है अच्छा, साइड में। आपको ऐसा नहीं लगता अनमोल
कि जब कोई हरकत करता है, हमको उसमें इंटरेस्ट है, हम समझने तो लगते हैं उसको कि ये हरकत गलत है, लेकिन चूँकि प्यार है या दोस्ती है या मजबूरी है, कैसा भी है, हम उसको माफ़ करते रहते हैं कि शायद हो गया होगा। बट जब रिश्ता टूटता है, उस वक़्त आदमी को महसूस होता है कि यार ये मेरे को पहले से भी पता चल रहा था। जो मनोवैज्ञानिक रूप से हम उसको समझते हुए भी इग्नोर करते हैं। पता तो होता है सर, लेकिन जो सही व्यक्ति है ना, वो माफ़ करने की योग्यता रखता है और वो निरंतर माफ़ करता जाता है और माफ़ करना भी चाहिए। लेकिन पानी जब सर से ऊपर निकल जाए, तो अपना बचाव करने के लिए किनारा ज़रूर करना चाहिए। मैं ये कहता ही नहीं हूँ किसी को कि किसी से बदला लेने के लिए उससे लड़ना चाहिए, बल्कि अपने आप को दूर कर लेना चाहिए कि तूने मेरी पैंट ज़िंदगी भर खोली है, कम से कम आगे चल के तो मेरी स्थिति ऐसी ना हो, मैं बच जाऊँ। तूने मेरे साथ पता नहीं क्या-क्या किया है, लेकिन मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। जैसे कि कोई आपको मारने आ रहा है और आप पीछे हट गए, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपको लड़ाई लड़ना नहीं आता, आप डर गए। इसका एक और कारण हो सकता है कि हो सकता है कि वो आपको मार ले तो आपका नुकसान, लेकिन आपने उसको मार लिया तो भी अंदर से सच्चे आदमी को फीलिंग आती है कि मेरे से वो मर क्यों गया? तो ऐसी स्थिति में भी कई लोग पीछे हट जाते हैं, जबकि लोग क्या कह देते हैं, ये तो डरपोक है, ये तो डरपोक है। तो ऐसे लोगों के लिए तो आपको पीछे हटना चाहिए। समय चाहे जो भी हो, कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। लेकिन मौका तो देना पड़ेगा ना कि अगर अपन यही सोच लेंगे कि साहब सभी गलत हैं, सभी बेकार हैं, फिर ना तो प्रेम का कोई औचित्य बचेगा, ना संसार का, ना कुछ मतलब वाली बात नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम जल्द से जल्द रीड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको मौका देते रहते हैं और मौका भी वो लोग देते हैं जिनमें दम होता है। जिनमें दम नहीं होता ना, वो तो 1 ही मिनट में काट के साइड में कर देते हैं। हाँ, हाँ। लंबे समय बाद कोई काटेगा, तो वो पुख्ता काटेगा और वज़न के साथ काटेगा और अंदर से उसको मालूम होगा कि इसकी पूरी योजना क्या थी और ये किरदार क्या था। मेरा अपना सोच है, अनुभव है, हो सकता है दर्शकों को वो सही लगे, गलत लगे, लेकिन अगर एक जगह साइकोलॉजी का खेल देखना है, तो वो आपको लेडीज़ सिखा सकती हैं और वो जगह है जब सगाई करने के लिए लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। ये प्रसंग हर जगह नहीं होता, लेकिन इसका छोटा-मोटा होता है। कमाल की चीज़ है, जो आएगा उसकी औरत के कपड़े, लेकिन साथ में ये देखेंगे कि इसकी चप्पल एकदम नहीं है या यूज़्ड टू है, ये अच्छा पहनती है या ये कैसे भी घास-फूस पहन के आई है। उसके खाने का अंदाज़, पहले जो चीज़ उठाए उसका अंदाज़, उसके बोलने में नकलीपन, जो साइकोलॉजी मैंने देखी, मैं ऐसे माहौल में जाके खड़ा हो जाता था, मैं देखता था, फिर उनकी बातें सुनता था। वो जो समझ में आता था, तो वहाँ ये जो मनोवैज्ञानिक बातें हैं, समझने वाली उसकी ज़रूरत भी बहुत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि औरत दबी हुई रहती है या उसको ज़रूरत होती है, वो दिमाग से ज़्यादा तेज़ होती है और मनोवैज्ञानिक रूप से वो बहुत समर्थ होती है। आप क्या सोचते हैं? हर औरत पे ये बात लागू नहीं होती। ये उस औरत पे बात लागू होती है जो जानती है कि समाज मुझे दबाएगा, है ना? और वो एडजस्ट कर लेती है, समाज से दब भी जाती है, लेकिन फिर उसके अंदर की चेतना उसको उठाती है। तो ये चेतनावान औरतें होती हैं, ताकतवर औरतें होती हैं अंदर से, जो समाज के लिए तो दब जाती हैं, समाज को तो लगेगा दब गई, लेकिन अंदर से मंथन बहुत तगड़ा होता है। ऐसी औरतें ही ऐसा कर सकती हैं। मैं जनरली कहता हूँ ना लोगों को, जब लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो पूरी तरह से फँस चुके हैं समाज में, परिवार में, अब हम किससे बगावत करें? तो मैं कहता हूँ कि भैया किसी से लड़ना थोड़ी ना है, तलवारें थोड़ी ना चलानी है। अपने अंदर तो तगड़े बनो, अपने अंदर तो सब कुछ सोचो। तो ये वो औरतें होती हैं जो अंदर से क्लियर होती हैं। बहुत बुद्धिजीवी होती हैं, अंदर ही अंदर उनका मंथन चल रहा होता है। कौन से व्यक्ति ने अंदर ही अंदर कितना बड़ा ज्ञान ले लिया, ये किसको मालूम है? क्योंकि दुनिया की नज़र में तो ज्ञान वो है ना, या हमारे देश में वही कल्चर है ना कि जिसके पास सर्टिफ़िकेट है, कौन-सी परीक्षा दे कर के उसने ज्ञान प्राप्त किया है, तो हाँ, दुनिया को पता चलता है कि भैया ये बहुत बढ़िया ज्ञानी है। या कोई पढ़-पढ़ के आ गया, रट के आ गया। अब रटना क्या है, रटना होता ही नहीं है, मेरे से तो याद ही नहीं होती, 4 लाइन याद नहीं होती, 1 लाइन याद नहीं होती मान लीजिए। तो वो अलग ज्ञान है, लेकिन ये जो अंदर से ज्ञान आता है ना, वो बहुत ही डीप होता है। तो वो औरतें तगड़ी होती हैं, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि साहब औरतें ज़्यादा मजबूत होती हैं, ऐसा नहीं है। आदमी भी हो सकता है, औरत भी, लेकिन वो समाज के थपेड़ों के कारण अंदर घुस जाती है बिल्कुल डीप। तो अंदर से तो चीज़ उनको उठा रही होती है उनकी चेतना, और समाज की दृष्टि में वो दब गई होती है ना? तो वो दबाव ऊपर से महसूस होता है, लोगों को दिखता है, लेकिन वो दबाव वो अंदर से महसूस नहीं कर रही होती। अंदर से तो खिलती हैं फूल के, सब जानती हैं अंदर से। तो कभी-कभी वो बोल भी देती हैं, तो जो समझदार लोग होते हैं उनको पता चल जाता है। ऐसे समझदार लोगों से, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्तित्व से उनकी दोस्ती भी हो जाती है, भले ही वो समाज को स्वीकार्य हो या ना हो, लेकिन अंदरूनी-अंदरूनी आँखों से ही चलती रहती है उनकी दोस्ती हमेशा। ऐसे किरदार भी हम समाज में देखते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा आपके आसपास के जो किरदार हैं, उसमें से कितने चरित्रों को आप समझते हैं और वो भी आपको समझते हैं या नहीं समझते, ये भी आप समझते हैं। इनसे जीवन चलता है। अब इसमें व्यापारी वर्ग जो है, वो व्यापार बढ़ाने के लिए सामने वाले को पैसा देना, लेना, कितना बिज़नेस करना, मार्केट क्या है, जब पार्टियाँ पार्टनर बनती है,
उस वक़्त ये जो मनोविज्ञान है, ये आर्थिक पक्ष को बढ़ाने-घटाने में बहुत सहायक होता है और इसमें बिज़नेसमैन बहुत एक्सपर्ट होता है। इसलिए मैंने देखा मज़दूरी सभी करते हैं, व्यापार सभी करते हैं, लेकिन कोई-कोई ऐसा होता है जो पूरे वर्ल्ड में अपने बिज़नेस को फैला जाता है, तो वो क्या मनोविज्ञान का सहारा लेता है या बुद्धि उसकी होती है या क्या होता है? आप बिज़नेसमैन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं, टीचर्स भी ऐसा करते हैं, हर कोई करता है, गुंडे बदमाश तक ऐसा करते हैं। गुंडा बदमाश वो बड़ा साबित होता है, बड़ा इन द सेंस कि वो कितना फल-फूल गया, कि कितना ज़्यादा जगह उसका काम फैल गया। तो वो बड़ा होता है जो सामने की साइकोलॉजी को पकड़ लेता है। अगर वो सामने की साइकोलॉजी नहीं पकड़ेगा तो उसको तो कोई भी मार देगा। वो तो देखते ही पता लगा लेते हैं कि ये मुझे मारने आया है। लोग फँसते वो हैं जिनको मतलब ही नहीं होता साइकोलॉजी से, सामने वाला आता है और उनको शूट कर जाता है। तो ये बात बिज़नेसमैन पे लागू नहीं होती, ये सब पे लागू होती है। तो बिज़नेसमैन की लेकिन आपने बात की है, तो बिज़नेसमैन हर कदम पे जानता है कि अगला व्यक्ति क्या चाहता है, वो उसके हिसाब से काम करता है। कोई रिश्वत लेना चाहता है तो उसको रिश्वत देता है। सब काम ही करता है ना बिज़नेसमैन तो। कौन उसको फ़ायदा देगा, कौन कर्मचारी उसको फ़ायदा देगा, कौन-सा राजनेता उसको फ़ायदा देगा, तो सबकी साइकोलॉजी उसको पता रहती है। साइकोलॉजी तो इतना बड़ा खेल है, अगर सांसारिक जीवन की बात करें, तो साइकोलॉजी सबसे बड़ा किरदार है, सांसारिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में इसकी कोई जगह नहीं है। आध्यात्मिक जीवन मतलब प्रेम। वो त्याग है, प्रेम है। प्रेम आ गया तो सब खत्म हो गया। प्रेम ही प्रेम फैला हुआ है। वही अध्यात्म है, वही परमात्मा है और क्या है। वहाँ साइकोलॉजी लगाने की ज़रूरत क्या है? ब्रेन की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रेन का अस्तित्व ही नहीं है वहाँ पे फिर। इन सब बातों से एक चीज़ निकल कर आती है, वो मेरी समझ से कि आदमी की जितनी ज़रूरत होती है, मजबूरी में या आवश्यकता में, उसका मनोवैज्ञानिक रूप से शार्प होना अपने आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। जितनी ज़रूरत होती है, जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूँ, पैसा नहीं था, मेरे को वर्ल्ड टूर करना था, तो ऐसा दिमाग लगाया कि पूरा वर्ल्ड टूर करके आया और मेरे पास पैसा नहीं था। तो वो ज़रूरत रही, तो मेरा दिमाग चला कि मैं कैसे जाऊँ और उसके रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल शार्पनेस तो तभी आएगी ना। ये तभी आई, नहीं तो मूर्खता की तरह से बैठे आप रहते गाड़ी थे। बड़े आराम से चला रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चेत कब होता है? सामने से बड़ी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है बिल्कुल, एकदम से चौंकते हैं। ऐसी कंडीशन में तो आपका ब्रेन काम करता है बहुत तेज़ी से। हाँ, वो एक अलग बात है स्थिरता में नहीं रहेगा तो आप भिड़ जाएँगे या कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। तो जब नौबत आती है ना खराब, तब तेज़ी से साइकोलॉजी चलती है। तो वहीं पे साइकोलॉजी शार्प भी होती है क्योंकि इसका रिलेशन दिमाग से है ना? इसलिए मैंने कहा कि प्रेम का रिलेशन दिमाग से नहीं है, साइकोलॉजी का है। आप एक शराबी की साइकोलॉजी देख लें, उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो कहीं से भी जुगाड़ करके लाता ही है। शराबी की मैं बारात में गया था, सुबह 4 बजे पी-पिला के आ गया, "हेलो अंकल।" अरे साहब, और मैंने कहा, "कौन खोले बैठा था? किधर था ये देसी? कहाँ से पी के आया?" तो मुस्कुरा के चला मैं गया। कह रहा हूँ कि अगर दुकानों का टाइम 5 मिनट भी कर दिया जाए ना पूरे दिन में, तो मैं कह रहा हूँ वो 5 मिनट में भी लेके आ जाएँगे। अगर बंद भी कर दिए जाए ना तो दूसरे राज्य से लेके आ जाएँगे। अगर सब जगह बंद कर दी जाए ना तो खुद बनाने लग जाएँगे। मैं ऐसे एरिया में था जहाँ लगता नहीं था कि कहाँ से लाएगा, पता नहीं, आज तक मुझे नहीं पता वो कहाँ से सूँघ लेते हैं, कहाँ जाके लेके आ जाते हैं, उनको मिल जाता सर, है। आपने तो ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे या आपके संपर्क में भी रहे होंगे, जिनको दारू के लिए पैसा चाहिए, तो वो कैसे भी लाके ही रहते हैं। जब सारे रिश्तेदार और सब फेल हो जाते हैं कि अब ये तो देगा ही नहीं, ये तो कल लेके जाता रात को है। भी मेरे पास ऐसा हुआ था, तो फ़ोन आया था तो और वो बोला मैं होटल में बैठा हुआ हूँ और मैं वो पैंट चेंज करके आ गया, पैसा बस नहीं है, मुझे पता था उसकी बस ये आवाज़ ट्रिक से होती है। कि ₹100 ट्रांसफ़र कर अजी दो। खूब लोग घूम रहे हैं ना, पेट्रोल खत्म हो गया साहब हमको पेट्रोल के पैसे दे दो, ये हाँ, बोल के आ जाते हैं। हाँ। कई तो ऐसे हैं जो ठेके के बाहर खड़े हैं, साहब ₹20 देना, मेरे को तकलीफ है, साहब ₹20 दे दो। दूसरे से 20 ले लिए, तीसरे से 20 ले लिए, कमाल का दिमाग होता तो है, कमाल कम का से कम दिमाग वो तो होता आ ही जाएगी, देसी है। तो आ ही हाँ, जाएगी, फिर लग गए काम पे। तो जिसका मन होगा ना, उसकी साइकोलॉजी शार्प होगी। भाई आपको बार-बार कोई चीट करेगा, हाँ, तो ये तो आपके दिमाग में आएगा ना दिमाग कि अब आएगा। मुझे कोई चीट ना नहीं, करे। मैं खुद ज़ीरो से हीरो हाँ, ऐसे ही बना हूँ। तो ऐसे कोई चीट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, रोने लग जाते हैं, हमको चीट कर दिया, हम तो बर्बाद हो गए, परेशान। अरे आगे चलो ना यार, क्या बर्बाद हो गए? ये तो अच्छी बात है ना, किया तो ऐसा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि ये जो आप बोलते हैं कम्फ़र्ट ज़ोन, तो इसका मतलब ये रहा कि कम्फ़र्ट ज़ोन वालों को मनोवैज्ञानिक रूप से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझ पाएँगे अपन, जितना ज़रूरतमंद लोग का दिमाग तेज़ होगा। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना जो गाड़ी का मैंने उदाहरण दिया आपको, हाँ, कि गाड़ी जब भिड़ने ही वाली है या भिड़ ही गई है, तब आपका दिमाग एकदम से चौंकेगा। लेकिन उससे पहले आप गाड़ी चलाने वाले अगर हैं, तो आपका दिमाग कम काम कर रहा है। आप चलाए जा रहे हैं मोनोटोनस है। और अगर आप ऐसी जगह पे चला रहे हैं, जहाँ एक लाइन में गाड़ी चल रही है, कोई इधर-उधर से नहीं आ रहा, तो और ढीला हो जाएगा दिमाग। और ढीला तब होगा जब आप गाड़ी चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि बगल वाली सीट पे बैठे हैं। और ढीला तब होगा जब आप उस सीट पे भी नहीं बैठे, पीछे बैठे हैं। हाँ, तो आप सो भी लिए, लेट भी लिए, गेम भी खेल लिए, मज़े भी कर लिए, पिक्चर भी देख ली, मोबाइल पे बातें भी कर ली। तो जो इंसान कंफर्टेबल ज़ोन में है, वो उस तीव्रता को उपलब्ध नहीं होता, जो दिमाग की खुराक है। वैसे तो भोजन चाहिए, हमारे इस भौतिक दिमाग को भोजन चाहिए, लेकिन जो दिमाग भौतिक ना होके चल रहा है, फीलिंग के तौर पे
कहते हैं ना दिमाग लगाना, वो कहाँ से आएगा? वो तो इन चीज़ों से ही आएगा ना। आपने धोखा खाया तो ही तो आया ना। हाँ, तो आप शुक्रिया अदा कीजिए उसका धोखेबाज का, कि तूने मुझे जीना सिखा दिया। आप ऐसे तो कुछ ही नहीं कर पाएँगे, पड़े रहिए। कहते हैं ना कि दम उन लोगों में होता है जो हिम्मत करते हैं, हार जाएँ भले ही। अब वो खड़े ही नहीं हो रहे, पड़े हुए हैं, हिम्मत तो करो, दरवाजे तो खटखटाओ। दरवाजे खुलते ही नहीं हैं, हम तो पड़े हुए हैं। अरे तूने खटखटाया क्या? तोड़ने भी पड़ते हैं कई बार दरवाजे। तो ऐसा नहीं है, ये तो कंफर्टेबल ज़ोन ही है जो गड़बड़ करता है, नहीं तो दिमाग की जो तीव्र स्थिति है या साइकोलॉजी शार्प होने की बात है, कि लोगों को हम कैसे पहचानें, वो आती है कंफर्टेबल ज़ोन से दूर रह के। एक नेताजी हैं घर पे पड़े हुए हैं, कुछ ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा? और एक नेताजी हैं जो फील्ड में उतर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं, कहीं दिमाग लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं। चाहे वो नेगेटिव रूप में ही लगा रहे हो, पर दिमाग तो शार्प होगा ना। तो हर जगह यही काम होता है। डॉक्टर हैं, सब सरकारी डॉक्टर तगड़े हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स के पास मरीज़ बहुत सारे आते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत तगड़ी पढ़ाई करके आए इसलिए हो गया, सही। बल्कि अगर उनके पास पेशेंट्स नहीं आए तो वो तो तनख्वाह मिलने के कारण कंफर्टेबल ज़ोन में खुद चले जाएँगे। पर उनके पास इतने तगड़े-तगड़े मरीज़ आते हैं, ऐसी-ऐसी बीमारियों के आते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वो और शार्प होती है, प्रैक्टिकली वो तेज़ हो जाते हैं। बुद्धि देखते ही काम कर जाती है कि इसकी ये बीमारी होगी शक्ल देख के ही। तभी तो लोग कई बार उनसे नाराज़ हो जाते हैं, "अरे डॉक्टर साहब चेक तो करो, कुछ देखा तो आपने ही नहीं, शक्ल देख के बता दिया।" हाँ, ये है। तो ऐसे भी डॉक्टर हैं शक्ल देख के बता देते हैं ये बीमारी होगी। ये ज़माना भोले आदमियों का नहीं है और इसका मैं उम्र-दराज़ आदमी भुक्तभोगी हूँ। मेरी तरह से बहुत सारे लोग भुक्तभोगी होंगे जो सीधे-साधे हैं, सच बोलते हैं, जो सामने वाला बोलता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस ज़ालिम ज़माने में साइकोलॉजी शार्प होना क्या ज़रूरी है या आपकी जैसी शैली जो होगा देखा जाएगा आराम से या कंफर्ट ज़ोन वाले जीने का क्या तरीका इस शैतान ज़माने में होगा? मेरे जैसी शैली पे ही काम करना चाहिए कि होगा जो देखा जाएगा, लेकिन उसमें भी मैं 2 बातें आपको कहता हूँ। एक व्यक्ति होता है बुद्धिमान, एक व्यक्ति होता है चालाक। आप चालाकी ना करें, चालाकी का मतलब है कि दूसरे को कोई हानि पहुँचा देंगे। बहुत खूब। मैं दूसरे को हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन मैं मेरा तो बचाव करूँगा। रोज़ आके मुझे कोई सलटाए, मुझे ठोके बजाए, मेरे को परेशान करे, तो इतना तो मेरे अंदर भी जीव है, मेरे अंदर भी परमात्मा बैठा है, उसको भी हक है। तो मैं सब जगह खैरात बाँटता रहूँ कि मैं अपना प्रेम न्यौछावर कर रहा हूँ, आओ मेरे को कूट दो सब। उसी व्यक्ति को अथॉरिटी है कूटने की जो खुद प्रेम भाव से भरा हुआ है। तो वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ आप चालाकी शब्द यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ बुद्धिमानी है। तो अपने आप को तो बचाना है ना, आप किसी को नुकसान तो नहीं दे रहे कम से कम, आप किसी के नुकसान का कारण भी नहीं बन रहे, लेकिन खुद के बचाव में अगर दूसरा सलट रहा है तो फिर ये उसका फ़ॉल्ट है। तो ऐसी दुनिया में जिसको आप जालिम कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कह रहे हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में हमको ये ध्यान रखना है कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन खुद को नुकसान नहीं हो जाए इसलिए पहचान रखें लोगों की कौन कैसा होता है। एकदम से डूबे ना, एकदम से डूब जाते हैं ना कि ये इसने ऐसा किया, वैसा किया। कहते हैं ना वो फर्स्ट साइट पे लव हो गया, फिर वो फर्स्ट साइट पे होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। या थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है, क्योंकि उनके जो तल है ना वो गड़बड़ी वाले हैं। और फिर क्या है पूरी की पूरी खेप ही ऐसी आ रही है, हर कोई बस फ़ायदे की बातें कर रहा है, फ़ायदे की बातें कर रहा है, तो फिर कहाँ से प्रेम भाव आएगा? ये अब तो बहुत ही कम मिलेगा, अब तो खेल ही खत्म हो गया पूरा। एक अंतिम प्रश्न, अभी तक जो हमने बातें की है उसमें हम ये देखते हैं कि हम सामने वाले को पहचान लें। लेकिन ये बचाव की मुद्रा है, पहचानने की मुद्रा है, इसके अलावा अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं, कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, जो अपने आप को समेट के रखता है, आपको बताता नहीं है, क्या उसके लिए एक्स्ट्रा आपकी साइकोलॉजी शार्प होनी चाहिए, जो कि समाज के भले के लिए बहुत ज़रूरी है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना डीप है, हर किसी के समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, ये प्रश्न ही इतना डीप है, क्योंकि लोग जनरली 2 कारणों से सेवा कर रहे हैं। एक तो उनको लगता है कि इससे हमको कुछ मिल जाएगा, यानी कि आफ्टर डेथ या इस ज़िंदगी में ही कुछ फ़ायदा होगा, और या फिर वो ये सोच रहे हैं कि इसको दिखाने से लोग हमारे को पूछेंगे कि देखो कितना सेवाभावी आदमी है, कितना अच्छा व्यक्तित्व है। तो पहली बात तो उनकी मनसा ही खराब होती है। ऐसे लोग किसी की सेवा कर ही नहीं सकते, चाहे वो करोड़ों का दान कर दें, अरबों का दान कर दें, उनकी साइकोलॉजी गड़बड़ है। तो सेवा तो वो होती है कि दिखे ही नहीं किसी को, पता ही नहीं चले। और आप कौन होते हैं सेवा करने वाले? आप हैं क्या? किसकी सेवा कर रहे हैं आप? हम सब एक ही तो हैं, इस सृष्टि से ही तो जन्मे हैं, सब एक हैं, बस परिस्थिति ने इधर-उधर कर दिया। तो आप सेवा ना बोलें, आप सहयोग बोलें, वो सहयोग है, और बोलें दुनिया से नहीं बल्कि अंदर से। अब आती है बात जो आपने प्रश्न पूछा कि जो निषल्ला है, निठल्ला है, काम नहीं करता है और सेवा माँगता है, जो जनरली बेगर्स की हालत हो जाती है अपने देश में कि सब कुछ सही सलामत है, फिर भी माँग-माँग के खाते हैं। और कुछ नहीं तो बच्चा ही ले आएँगे किसी का, और कुछ नहीं तो उँगलियाँ ही तुड़वा लेंगे, नी टूटी तो ऐसे-ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ आपकी बुद्धि काम करती है, आप पहचानें। आपका भाव काम नहीं करता। अगर आप भावुक हो गए, तो वो तो काले-पीले होके, रो के और नाटक करके आए हैं। आप देखेंगे कई बेगर्स को,
कि वो आपकी गाड़ी का शीशा नीचे करवाते हैं, आपके सामने इस तरह की एक्टिंग करते हैं भावुक होकर के, है ना? आप नहीं समझ पाते हैं, आपको लगता है कितना दुःख है। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है और आप बोल देते हैं, बाद में आना, हम नहीं देते, आगे निकलते हैं, तो वो माँ-बहन की गालियाँ तक बक देते हैं आपको। हाँ, हाँ। ऐसा भी सामने आया है। हाँ, तो आप बताइए ऐसे व्यक्ति की सेवा करेंगे? या किसी को आपने सेवा करके कोई काम खुलवाया, बिज़नेस खुलवाया या आउट ऑफ द वे जाके पीछे से उसकी सेवा की और उसने आपके लिए कब्र खोद दी, तो ये उसका फ़ॉल्ट है, वो गड़बड़ व्यक्ति था, आप पहचानें। अगर आप किसी के लिए सेवा करते हैं, तो आप ये सोचिए ही ना कि इसका रिफंड मिलेगा। रिफंड इन द सेंस कि वो आपकी तारीफ़ भी करेगा समाज में। ये भी तो आप लौटवाना चाहते हैं उस सेवा को। भई एक तो अब मैंने इसकी सेवा की है, इससे मुझे ये चीज़ मिलेगी, स्वर्ग के बाद, ज़िंदगी में या वाहवाही। एक कि ये व्यक्ति मेरा गुणगान करेगा। अगर वो व्यक्ति गुणगान नहीं करता तो हम जनरली बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल एहसान फरामोश निकला, मैंने तो इसके लिए ही किया था। आप सोचिए ना किसके लिए क्या किया था? नेकी कर दरिया में डाल, तो जो आपने कर दिया वो बात खत्म। वो तो अंदर से आई है ना बात। आपके कॉन्शियस ने बोला है ना, क्या उसमें भी आप हिसाब-किताब लगा रहे थे? ये तो आपके प्रेम भाव ने कहा ना, अंदर से आया ना। ये कोई मैथमेटिक्स है क्या कि इतना किया तो इतना आएगा? तो आप अपनी दृष्टि से तो लीन होकर के काम कीजिए और अगर आपको समझ में आते हैं व्यक्ति, तो फिर आप सतर्क हो जाइए। ऐसे व्यक्ति को जाके आप हेल्प कीजिए जो वाक़ई में ज़रूरतमंद हो और खुददार हो, कुछ अच्छा करना चाहता हो, लेकिन उससे परिस्थितियों के कारण नहीं हो पा रहा हो। एक होता है जो करना ही नहीं चाहता, तो उसको सेवा करना बेकार है। तो देखा आपने एक साधारण सा शब्द मनोविज्ञान, लेकिन जब उसको फैलाकर पूछते हैं और जवाब लेते हैं अनमोल से, तो कितनी चीज़ें निकल कर आती है, जिनको हम सोचते हैं तो सही लगता है कि हाँ, ये माइन्यूट फ़र्क है, लेकिन ये आपके मनोविज्ञान को सही रास्ते पर ले जाने के लिए सही है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आपको बुद्धि काम लेनी चाहिए, चालाकी नहीं। चालाकी में आप गुनाहगार हो जाएँगे। बुद्धि जो है, उसमें आप किसी की सेवा कर सकते हैं, सामने वाले को समझ सकते हैं। तो बुद्धि का और चालाकी का जो फ़र्क है, ये मनोविज्ञान में आपको सहायता करता है अच्छा होने में। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ, जो आपसे और हमसे जुड़ा हुआ हो। इस पर जवाब लेंगे, सत्य पर आधारित जवाब देने वाले अनमोल से। नमस्कार।